कैसे हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एडवोकेट नेहा प्रजापति। द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की सीरीज में ये सेकंड वीडियो है और लास्ट वीडियो में हमने इस एक्ट के बैकग्राउंड को समझा था, इस एक्ट के प्रियम्बल को समझा था, लीडिंग केस लॉ जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है उसको समझा था और सेक्शन 1 को देखा था। आज की वीडियो में हम सेक्शन 2 को कवर करेंगे। सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन क्लॉज है, सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई गई हैं इसमें, जितनी भी हैं। वर्क प्लेस है, आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, अग्रीव्ड वुमेन और आपका डोमेस्टिक वर्कर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ये सारी डेफिनेशंस और भी हैं जिनको हम डील करेंगे इस वीडियो में। एक एक डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। प्रीलिम्स में डेफिनेशन पूछी जाती है, इवन मेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि डिफाइन करो एम्प्लॉयर कौन होता है, एम्प्लॉय कौन होता है, और एक भी डेफिनेशन को नहीं छोड़ेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उस पर तो ध्यान देना ही है, साथ में जो लीस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हम उनको एक बार समझेंगे भी, लेकिन रीड भी जरूर करेंगे साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, क्लॉज ए अग्रीव्ड वुमेन। क्लॉज ए में अग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। अग्रीव्ड वुमेन मीन्स इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस a woman of any age, whether employed or not, who alleges to have been subjected to any sexual harassment by the respondent। देखो, aggrieved women को दो क्लॉज में कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका वर्क प्लेस और दूसरा है आपका ड्वेलिंग हाउस और ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। ठीक है, सबसे पहले हम वर्क प्लेस पे देखेंगे कि अग्रीव्ड वुमेन किसे कहा गया है। यहां पे कहता है कि कोई भी महिला, ठीक है, किसी भी उम्र की, ऑफ एनी एज। देखो, जब भी हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक मिसप्रसेप्शन ये बना होता है कि अगर कोई वर्किंग वुमेन है तो शी मस्ट बी ऑफ 25, 30, 35, 40, ये ऐसे करके। ठीक है, लेकिन मैं अगर कहूं कि 6 महीने की बच्ची भी एक अग्रीव्ड वुमेन हो सकती है या एक वर्किंग वुमेन हो सकती है, तो आप मानेंगे? नहीं। सुनो, आपने देखा होगा कि जो पैम्पर्स की एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें छोटे छोटे बच्चों को भी लिया जाता है ना, एडवर्टाइज बनाने के लिए। इवन जो सीरियल्स होते हैं टीवी पे, जो आप सीरियल्स देखते हो, एक फेमस सीरियल था जब हम छोटे थे, एक देखते थे, बालिका वधू। उसमें जो लीडिंग कैरेक्टर था वो लड़की थी और शायद वो 5-7 साल की थी, आई गेस, इससे ज़्यादा उम्र उसकी थी नहीं। इस सिचुएशन में वो लड़की भी, चाहे उसकी उम्र 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, चाहे 6 महीना हो, चाहे 1 साल हो, अगर वो काम कर रही है तो वो भी इस डेफिनेशन में फॉल करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वेदर एम्प्लॉयड और नॉट। अब इसका क्या मतलब है? देखो, कोई भी ऑफिस है, ठीक है, अगर आपको किसी दूसरे ऑफिस में भेजा जाता है किसी काम के लिए, किसी काम के सिलसिले में, सपोज आपके ऑफिस की मीटिंग है दूसरे ऑफिस में, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी के साथ आपकी मीटिंग है, तो आपको भेजा गया है कि जाइए आप जाके अटेंड कीजिए। अब आप उस दूसरी कंपनी में जाते हैं, अब आप वहां उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन आप वर्क प्लेस के लिए, मतलब आप अपने काम के लिए अपने वर्क प्लेस को छोड़ के दूसरे वर्क प्लेस पे गए हो, दूसरे कंपनी में गए हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कंपनी में एम्प्लॉयड हो या नहीं, तो भी आप, और अगर वहां पे आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो भी आप अग्रीव्ड वुमेन माने जाओगे। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जो इंटर्न्स होते हैं, ठीक है, हमने सबने इंटर्नशिप की होगी अपना, हम एग्जाम में, जब एग्जाम के बाद जब 1 महीने की छुट्टी पड़ती है तो हम सबको इंटर्नशिप करनी होती है कोर्ट में जाके। ठीक है, अब आप एम्प्लॉयड तो नहीं हो उस एसोसिएट के साथ या फिर उस कंपनी के साथ या फर्म के साथ, या किसी, अगर आप MBBS कर रहे हो तो आपको भी इंटर्नशिप करनी पड़ती है। आप किसी हॉस्पिटल में जाके इंटर्नशिप करते हो 1 महीने की, 2 महीने की, तो आप एज एन इंटर्न जा रहे हो, आप वहाँ पे काम नहीं करते हो, आप एम्प्लॉयड नहीं हो, आप फॉर अ टेम्पररी पीरियड वहाँ पे जाके इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो। उस सिचुएशन में भी अगर ऐसा किसी भी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो भी इस डेफिनेशन में फॉल करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। Who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent।
तो वर्क प्लेस के रिलेशन में कोई भी महिला जिसकी कोई भी एज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं दिया गया यहाँ पे, और वो अगर एम्प्लॉयड है उस वर्क प्लेस पे या नहीं, और जिसने ये एलिगेशन लगाया है कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और किसने किया, रिस्पोंडेंट ने किया है, तो वो कौन हो गई, अग्रीव्ड वुमन। अब इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस और हाउस में देखते हैं, अब वुमेन ऑफ एनी एज, यहाँ पे भी एज कोई भी हो सकती है, हु इज एम्प्लॉयड इन सच अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। देखो, आप किसी के भी घर में जाके तो काम नहीं करने लग जाओगे, या तो उन्होंने आपको एम्प्लॉयमेंट दी है कि भाई आप आओ कल से, हायर किया है उन्होंने आपको कि भाई आप आओ कल से, हमारे घर में ये काम है और आप आके करो, है ना। तो आप यहाँ पे ड्वेलिंग प्लेस पे या हाउस में आपका एम्प्लॉयमेंट जरूरी है। आप ऐसे ही नहीं किसी के घर में जाओगे और जाके बोल दोगे कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर चार्जेस लगाइए। नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अग्रीव्ड विमेन में हमने देखा वर्क प्लेस पे अगर इन रिलेशन टू वर्क प्लेस है तो उस सिचुएशन में जो महिला है वो किसी भी उम्र की हो सकती है, वहां पे वो एम्प्लॉयड है या नहीं, और जिसने ये एलिगेशन लगाया है दैट शी हैज बीन सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट बाय द रिस्पोंडेंट। और सेम अगर ड्वेलिंग प्लेस के और हाउस के रिलेशन में है तो उधर भी वुमेन किसी भी उम्र की हो सकती है, शी मस्ट बी ऑफ एनी एज एंड शी इज एम्प्लॉयड एट दैट ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्लॉज बी। क्लॉज बी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करता है। अगर मैं आपको बताऊं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है और स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है, दोनों को मिलके क्या बन गई, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब क्या कहती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब, आप क्या समझोगे मतलब, तो ये कहता है कि इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, कोई भी वर्क प्लेस है उसके रिलेशन में, विच इज एस्टेब्लिश्ड यानी जिसको बनाया गया है, ओन्ड ओनर है उस कंपनी का, उस वर्क प्लेस का, कंट्रोल्ड उस वर्क प्लेस पे कंट्रोल हो उसका, ठीक है, होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और फाइनेंस्ड कर रहे हैं, फंड्स प्रोवाइड कर रही है वो गवर्नमेंट, या तो फुली या सब्सटेंशियली, और या तो डायरेक्टली फंड्स प्रोवाइड कर रही है या इनडायरेक्टली। अब कौन, क्लॉज सब क्लॉज ए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है तो वो क्या मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि कोई भी वर्क प्लेस जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया है, ओन्ड किया है, कंट्रोल करती है, या फिर होली और सब्सटेंशियली फंड प्रोवाइड कर रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस सिचुएशन में वो सेंट्रल गवर्नमेंट मानी जाएगी। और अगर सेम चीज अगर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट और ओन्ड और कंट्रोल और फाइनेंस कर रही है फंड्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उस सिचुएशन में वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन मानी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट मानी जाएगी, ठीक है। क्लॉज 2, इन रिलेशन टू एनी वर्क प्लेस नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज 1 एंड फॉलिंग विद इन इट्स टेरिटरी द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब वर्क प्लेसेस ऐसे भी तो होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, सारे गवर्नमेंट ही थोड़ी हैं, छोटी शॉप होती हैं, ठीक है, और आपके छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती है। उस सिचुएशन में जिस स्टेट गवर्नमेंट की टेरिटरी में वो कंपनी, वो वर्क प्लेस फॉल कर रहा है, वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज सी, क्लॉज सी चेयरमैन की बात, चेयरपर्सन की बात कर रहा है कि चेयरपर्सन कौन होता है, चेयरपर्सन को डिफाइन किया गया है। चेयरपर्सन मींस द चेयरपर्सन ऑफ द लोकल कंप्लेंट कमेटी, लोकल कंप्लेंट कमेटी का जो हेड होता है उसको चेयरपर्सन कहते हैं। और नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7। ये डेफिनेशन एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम चेयरपर्सन को सेक्शन 7 में डील करेंगे, देखेंगे कौन होता है। लेकिन कई बार प्रीलिम्स एग्जाम में आपको सिर्फ इसी डेफिनेशन से पूछ लिया जाएगा कि चेयरमैन मींस चेयरपर्सन ऑफ द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी नॉमिनेटेड अंडर। अब ये सेक्शन अगर आपको याद है तो आप टिक कर पाओगे, अगर आपको रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ सेक्शन 7 में हमारा लोकल कमेटी का चेयरपर्सन को नॉमिनेट किया जाता है। अदरवाइज अगर आपको नहीं याद है तो आप गलती हो जाएगा वो क्वेश्चन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7।
देन डी फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मींस ऑफिसर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5। यहां पे भी वही बात है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हम सेक्शन 5 में देखेंगे कौन होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, लेकिन यहां पे सिर्फ इतना बताया गया है कि ऑफिसर जिसको सेक्शन 5 में नोटिफाई किया गया है। तो अभी तक हमने ए में देखा, क्लॉज ए में देखा, क्लॉज ए में अग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन देखी, क्लॉज बी में हमने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखी, क्लॉज सी में हमने चेयरपर्सन की डेफिनेशन देखी, क्लॉज डी में हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की डेफिनेशन देखी। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और अग्रीव्ड वुमेन ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्लॉज ई पे। क्लॉज ई बताता है डोमेस्टिक वर्कर कौन होता है। ठीक है, डिफाइन किया गया है डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन, एम्प्लॉय की डेफिनेशन और एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, ये और साथ में आपका वर्क प्लेस और सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये डेफिनेशंस को बहुत ब्रॉड स्कोप दिया गया है, वाइड डेफिनेशन है, ये सभी लोगों को इंक्लूड कर दिया गया है कि कोई भी ना छूटे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो चलो डोमेस्टिक वर्कर को देखते हैं पहले। डोमेस्टिक वर्कर मीन्स अ वुमेन। अब यहां पे वुमेन की बात हो रही है, डोमेस्टिक वर्कर में सिर्फ वुमेन आएगी। हु इज एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड। वो महिला जिसको किसी हाउस होल्ड में, ड्वेलिंग प्लेस या हाउस में, घर जो होता है हमारा, वहां पे उसको एम्प्लॉय किया गया है कि आप आके हमारा घर का काम करोगी। ठीक है, फॉर रेम्यूनरेशन वेदर इन कैश और काइंड, बदले में आप उसको कुछ दोगे, सैलरी दोगे, वेजेस दोगे या अदर काइंड ऑफ बेनिफिट दोगे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कुछ लोग क्या करते हैं कि ना सैलरी नहीं देके वो बोल देते हैं कि हम आपको दोनों टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट और आपको कपड़े दिला देंगे, आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर देंगे, लेकिन सैलरी नहीं देंगे। ठीक है, तो वो भी इंक्लूडेड है इसमें। तो रेम्यूनरेशन कैसा हो गया आपका, या तो कैश में है, आपको सैलरी दी जा रही है, या फिर काइंड, कुछ भी दे सकते हैं उसमें। ठीक है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी ऑन। अब देखो, या तो आप डायरेक्ट जाके किसी भी मेड को, जैसे होता है ना आस पड़ोस में आप किसी के घर पे मेड लग रही है, आपको पता है वहाँ पे मेड लग रही है, तो आप वहाँ पे गए उस मेड से बात करने के लिए, उस हाउस हेल्प से डायरेक्ट बात कर रहे हो कि देखो हमारे घर में भी ये काम है, झाड़ू पोछा है, बर्तन है, या जो भी है XYZ, आप आके कर दोगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रहे हो उस वुमेन को। ठीक है, और थ्रू एनी एजेंसी का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ एजेंसी ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने उसका को एजेंसी कहते हैं और कहते हैं कि अगर आपको मेड की ज़रूरत है, हाउस हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लो, हम प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। तो आप क्या करते हो भाई, उनको जाके बोल देते हो भाई ये मेरा फ्लैट नंबर है या मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे एक हाउस हेल्प की ज़रूरत है जो खाना बना दे मेरे लिए, है ना, बर्तन साफ़ कर दे, झाड़ू पोछा कर दे, ये सारी चीज़ें कर दे। तो वो फिर जो भी उसके पास अवेलेबल हाउस हेल्प होगी, मेड होगी, तो वो आपको उससे बात करवा देती है और एजेंसी के थ्रू आप उसको एम्प्लॉयमेंट दे देते हो। ठीक है, आप उसको रख लेते हो बेसिकली अपने घर में काम करने के लिए। ठीक है, अब या तो आप उसको टेम्परेरी बेसिस पे रख लो, है ना, वो टेम्परेरीली काम कर रही है आपके यहाँ पे, भाई 2-4 महीने आ गई या साल भर के लिए कि भाई इतने महीने के लिए मुझे ज़रूरत है सर, या फिर परमानेंट रहती है। सपोज मान के चलो वो सारे दिन आपके घर ही रहती है, परमानेंट है, 10 साल से काम कर रही है, 15 साल से काम कर रही है, इतने साल हो गए काम करते करते और आपने चेंज भी नहीं किया है, वही काम कर रही है। ठीक है, पार्ट टाइम है, भाई शाम को आ जाती है, सारे बर्तन धो के चली जाती है घर के जितने होते हैं, है ना, तो एक पार्ट टाइम हो गया। और फुल टाइम बेसिस, या फिर आपने ऐसे कर रखा है कि भाई सुबह 8 बजे आती है और रात के 8 बजे जाती है, एक फुल टाइम बेसिस हो गया, फिर अपने घर चली जाती है ना, ऐसे करके। तो या तो आप टेम्पररी उसको रख रहे हो, मतलब वो टेम्पररी आपके घर में काम करने आती है, या फिर परमानेंट है, या फिर पार्ट टाइम आके काम करती है, बेसिस पे काम करती है, या फिर फुल टाइम बेसिस पे काम करती है, इट डजेंट मैटर। बट अब यहाँ पे देखो, डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि कोई भी डोमेस्टिक वर्कर का मतलब है कोई भी वुमेन जो किसी हाउस होल्ड पे जाके हाउस होल्ड का जो भी काम होता है, घर का जो भी काम होता है वो करती है, उसको बदले में रेम्यूनरेशन मिलता है, या तो कैश में या काइंड में। ठीक है, उसको या तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉय कर रहे हो या फिर एजेंसी के थ्रू। साथ ही साथ आपने ये देखा कि एक टेम्पररी बेसिस पे आके काम करती है, या फिर परमानेंट है, या पार्ट टाइम है, या फुल टाइम बेसिस है। लेकिन अगर कोई घर का ही मेंबर है, ठीक है, वो डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। कहने का मतलब ये है,
अगर घर में कोई भी, जैसे सपोज मान के चलो मम्मी है हमारी, ठीक है, अब वो बोल दे कि मैं तो इस एक्ट में आके केस फाइल करना चाहे कि भाई मुझसे बहुत काम कराते हैं, ठीक है, या फिर मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, मान के चलो, है ना, भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो, अगर ऐसा होता है तो वो इस एक्ट में आके केस फाइल नहीं कर सकती है कि मैं तो घर का काम करती हूँ सारा, और देखो सारा घर संभालती हूँ और मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ। नहीं, आप दूसरे एक्ट में चाहिए। आप ऑलरेडी घर का मेंबर हो, आप इसमें फॉल नहीं करोगे। क्यों नहीं फॉल करोगे? ये एक्ट जो बनाया गया है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया गया है, वर्क प्लेस है ना, कार्यस्थल पर जो होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट है उन पे रोक लगाने के लिए एक्ट बनाया गया है, ना कि घरेलू हिंसा जो होती है उसके लिए है। ठीक है, यहाँ पे जो फैमिली मेंबर हैं वो तो घर के सदस्य हो गए ना, उन पे तो ये उनका तो कोई एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है घर के काम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन की बात की गई है। अब यहाँ पे आपका मेल मेंबर भी इंक्लूडेड है और फीमेल भी इंक्लूडेड है, यानी एम्प्लॉय मेल भी हो सकता है कोई, या फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क, उस वर्क प्लेस पे उसको रखा गया है, हायर किया गया है, एम्प्लॉयमेंट दी गई है कि आप यहाँ पे काम करोगे। ठीक है, ऑन अ रेगुलर बेसिस पे, टेम्परेरी वो वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, एडहोक है। एडहोक कौन होता है? एडहोक का मतलब होता है किसी को मान के चलो किसी पर्टिकुलर काम के लिए उसको असाइन किया गया है ना, एक ही काम के लिए कि भाई ये असाइनमेंट है, ये कंप्लीट हो जाए तो इसको हम आपको इसलिए असाइन कर रहे हैं यहाँ पे, आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर दो, तो वो एक एडहोक माना जाएगा। डेली वेज बेसिस, जैसे ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ पे जितने भी ये लेबर होते हैं, है ना, तो वो डेली वेजेस पे काम करते हैं। आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट, सेम यहाँ पे भी, या तो आपने डायरेक्ट हायर किया है उस पर्सन को, या फिर एजेंसी के थ्रू आपने उसको हायर किया है। इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर, अब कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो एक कंपनी है, ठीक है, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया एक पर्सन को, कॉन्ट्रैक्टर को, कि आप जो है ये स्वीपिंग का काम जो होता है ना पूरी कंपनी में आप देखोगे। ठीक है, अब उस कॉन्ट्रैक्टर ने जितने भी 2-5 बंदे हायर किए काम करने के लिए, तो वो लोग भी कौन हो गए? एम्प्लॉय हो गए। अब प्रिंसिपल जो हमारा है उसको उन एम्प्लॉय के बारे में पता है या नहीं पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी नॉलेज में ये बात है कि ये भी मेरी कंपनी में काम करते हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी एम्प्लॉय ही माने जाएंगे। वेदर फॉर रिम्यूनरेशन और नॉट, या तो उनको सैलरी दी जाती है या फिर वो ऐसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जैसे एनजीओ में वॉलंटियर करते हैं जाके फ्री में, है ना, तो वो एम्प्लॉय माने जाएंगे। और वर्किंग ऑन अ वॉलंटरी बेसिस और अदरवाइज, जैसे यहाँ पे आ गया आप वॉलंटरी बेसिस पे काम कर रहे हो, है ना, जितने भी ये एनजीओ होते हैं जो वो क्या करते हैं अपनी स्वेच्छा से जाके काम करते हैं, उनको पैसों से कोई मतलब नहीं होता है, उनकी मर्जी होती है। ठीक है, उसमें उनको कोई सैलरी वैलरी नहीं मिलती है, तो वो भी एम्प्लॉय ही हैं। एनजीओ का हेड जो होगा वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं इसको सैलरी थोड़ी देता हूँ जो ये एम्प्लॉय माना जाएगा, मैंने थोड़ी रखा है इसको, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो भी एम्प्लॉय है। वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपने किसी पर्सन को हायर किया अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ज्वाइनिंग लेटर भेजोगे, है ना, कि मैं आपको रख रहा हूँ। आप उसमें एक्सप्रेस अपनी जो भी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स है उसमें एक्सप्रेसली बता रहे हो ना, इतने टर्म के लिए है, इतनी सैलरी होगी आपकी, ये है वो है, तो ये एक्सप्रेसली हो गया। इम्प्लाइडली का मतलब होता है जैसे मान के चलो कि मेरी दुकान है, ठीक है, अब मुझे एक लड़के की ज़रूरत है दुकान पे जो मेरे काम हाथ बटा सके। अब एक लड़का आता है मेरी दुकान पे और कहता है कि दीदी मेरे को मतलब काम पे रख लो और मैं काम करवा दूंगा, तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है कल से आ जाना, है ना, तो ये क्या हो गया? अब मैंने कोई टर्म्स थोड़ी बताए एम्प्लॉयमेंट के उसमें, तो यहाँ पे ये इम्प्लाइड टर्म्स हो गए हैं एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, एंड इंक्लूड्स अ को वर्कर। अब अगर कोई को वर्कर है वो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है वो भी एम्प्लॉय माना जाएगा। प्रोबेशनर है, प्रोबेशनर कौन होता है? जैसे अगर आप कल को जज बन जाते हो तो आपको 1 साल के लिए प्रोबेशन पे रखा जाता है
है ना। तो आप प्रोबेशनर भी हो तो भी आप एम्प्लॉई हो। अगर आप ट्रेनी हो, ट्रेनिंग करने गए हुए हो किसी कंपनी में, किसी वर्क प्लेस पे या फिर कहीं पे भी, तो आप क्या माने जाओगे, एम्प्लॉई माने जाओगे। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब बेसिकली इंटर्न से ही होता है, इंटर्न भी बोल देते हैं, अप्रेंटिस भी बोल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कॉल्ड बाय एनी अदर सच नेम, या अगर किसी और नाम से बुलाया जाता है तो उसको भी आप एम्प्लॉय मानोगे। तो कहने का मतलब, मोटा मोटा बात यह है, एम्प्लॉय का मतलब होता है वो पर्सन जिसको आपने अपने काम पे रखा है, एम्प्लॉयमेंट दी है, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पे आके वो काम करता है, या तो आप वो रेम्यूनरेशन पे है या फिर नहीं, या तो मतलब सैलरी लेता है या नहीं लेता है, आपने उसको टेम्पररी, परमानेंट या फिर आपका एडहोक है या डेली वेज बेसिस पे काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय है, ठीक है। डायरेक्टली आपने उसको रखा है या फिर एजेंट के थ्रू रखा है, कॉन्ट्रैक्टर भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है उसके, वो एक्सप्रेसली है या इम्प्लाइडली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एम्प्लॉय माना जाएगा। और किन लोगों को इंक्लूड किया है, प्रोबेशनर, को वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, और आपका एडहोक, सॉरी एडहोक नहीं, हाँ एडहोक भी एम्प्लॉय ही है, आपका ट्रेनी है, अप्रेंटिस है, या फिर किसी और नाम से अगर उसे बुलाया जाता है तो वो कौन होगा, आपका एम्प्लॉय होगा, ठीक है। आई होप आपको ये डिफिनेशन समझ में आई हो। आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन देखते हैं क्लॉज जी में। तो आपको याद हो रही है, ए में हमने देखा अग्रीव वुमेन, बी में हमने देखा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्लॉज सी में देखा हमने चेयरपर्सन, क्लॉज डी में हमने देखा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, क्लॉज ई में हमने देखा डोमेस्टिक वर्कर, और क्लॉज एफ में हमने देखा आपका एम्प्लॉय। अब क्लॉज जी में हम देखेंगे एम्प्लॉयर को, ठीक है। एम्प्लॉयर कौन होता है, अब देखो क्लॉज 1, इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरटेकिंग है, एस्टेब्लिशमेंट है, इंटरप्राइज है, इंस्टीट्यूशन है, ऑफिस है, ब्रांच या यूनिट, किसकी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब हमने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में देखा था या तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, है ना, या फिर लोकल अथॉरिटी। तो इनका जो हेड होगा, द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, इन इस डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, इंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट, इसका जो भी हेड होगा, ठीक है, या फिर सच अदर ऑफिसर जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने या फिर लोकल अथॉरिटी ने बाय ऑर्डर स्पेसिफाई किया है इन दिस बिहाफ, इसके चलते अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस का, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी हेड होता है वो एम्प्लॉयर माना जाएगा। इसके अलावा अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने किसी पर्सन को, किसी ऑफिसर को नोटिफाई किया है तो उसको भी हम क्या मानेंगे, एम्प्लॉयर मानेंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी गवर्नमेंट ऑफिसेस की बातें। क्लॉज 2 बात करता है आपके प्राइवेट ऑफिसेस की, ठीक है। क्या कहता है, इन रिलेशन इन एनी वर्क प्लेस नॉट कवर्ड अंडर सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 1 में जो इंक्लूडेड नहीं है वर्क प्लेस, तो क्या बचे, अब ये तो सारे गवर्नमेंट वर्क प्लेस हो गए, अब बाकी कौन से बचे आपके, प्राइवेट। तो एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस। प्राइवेट वर्क प्लेस के लिए हम एम्प्लॉयर किसको मानेंगे, जो उस वर्क प्लेस को मैनेज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है और कंट्रोल करता है, उसको हम एम्प्लॉयर मानेंगे। एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये कहती है कि मैनेजमेंट में किसको इंक्लूड किया गया है, कोई भी पर्सन या बोर्ड या कमिटी जो रिस्पॉन्सिबल है उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बनाने के लिए, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बनाते हैं जो लोग, उनको भी हम मैनेजमेंट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। क्लॉज 3, इन रिलेशन टू वर्क प्लेस कवर्ड अंडर सब क्लॉज 1 एंड 2। अब देखो, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों वर्क प्लेसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे द पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉयज। समझ में आया, नहीं आया ना, मैं समझाती हूँ। मान के चलो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक आपको एग्जाम्पल दिया था कि कोई ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे एम्प्लॉयर ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ये काम करना है आपको, स्वीपिंग का या फिर कोई भी XYZ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया कि आपको ये काम आपको करवाना है, ठीक है। अब उस काम को करवाने के लिए उसने 10 बंदे हायर किए हैं, ठीक है।
तो जो 10 बंदे हायर किए ना, उनके लिए वो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर होगा। प्रिंसिपल तो एम्प्लॉयर है ही, साथ ही साथ वो कॉन्ट्रैक्टर भी उन पर्सन्स के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉयर माना जाएगा। ठीक है, जो अपनी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहा है। अब देखते हैं क्लॉज 4, इन रिलेशन टू अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। यहाँ पे ड्वेलिंग प्लेस और हाउस को भी इंक्लूड किया गया है। अब ड्वेलिंग प्लेस और हाउस के लिए एम्प्लॉयर कौन होगा, किसको हम एम्प्लॉयर मानेंगे? तो देखो क्या कहता है, अ पर्सन और अ हाउस होल्ड who employs or benefits from the employment of domestic worker irrespective of the number, time period, type of such worker employed or the nature of the employment or activities performed by the domestic worker। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, घर में ज़्यादातर हमारी जो मम्मी होती हैं वो कोई हाउस हेल्प को रखती है कि भाई झाड़ू पोछा कर जाना, ये कर जाना, वो कर जाना, ठीक है। तो वहां पे एम्प्लॉयर किसको माना जाएगा? मम्मी को माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 3-4 दोस्त हो, आपने फ्लैट लिया है, आप रहते हो क्योंकि कॉलेज जाना होता है, या फिर आप वर्किंग हो, तो आपसे खाना वाना बनाना, ये क्लीनिंग व्लीनिंग ये सब करके लिए आपने एक मेड रखी है अपने घर पे, एक हाउस हेल्प रखी है। आप 3-4 लोग हो, चारों ने मिलके रखी है, और चारों आप बोलते हो कि भाई ये भी काम कर दो, वो भी काम कर दो, है ना। अब इस सिचुएशन में आप चारों लोगों को एम्प्लॉयर माना जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक बंदा एम्प्लॉयर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बेनिफिट तो आप भी ले रहे हो ना उस हाउस हेल्प का। जो भी वो काम कर रही है आपके घर में, आपके रूम की साफ सफाई, आपका खाना बनाना, तो आपको बेनिफिट हो रहा है। तो उस सिचुएशन में आप सभी लोग एम्प्लॉयर माने जाओगे, ठीक है। ये थी हमारी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। तो हमने गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर किसी भी ऑफिसर को नोटिफाई किया गया है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी। दूसरा हमने प्राइवेट वर्क प्लेस देखे, जहाँ पे जो भी पर्सन उस वर्क प्लेस को मैनेज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। तीसरा हमने देखा कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉयर माना जाएगा और प्रिंसिपल तो है ही एम्प्लॉयर। साथ ही साथ हमने ड्वेलिंग प्लेस में देखा कि एम्प्लॉयर कौन माना जाता है। अगर कोई पर्सन है तो वो भी एम्प्लॉयर है, और अगर हाउस होल्ड है तो वहाँ पे वो भी एम्प्लॉयर है। अच्छा, इसमें हमने ये भी देख लिया था कि इसका से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर घर में कितने लोग रहते हैं, टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड के लिए रखा गया है, या घर में टाइप ऑफ सच वर्कर एम्प्लॉयड, क्या टाइप है उस वर्कर का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द डोमेस्टिक वर्कर, या डोमेस्टिक वर्कर क्या काम कर रही है आके आपके घर में। सपोज मानकर चलो आपने उसको साफ सफाई के लिए रखा है ना, लेकिन आपकी एक दिन तबीयत खराब थी, आपने बोल दिया ज़रा बर्तन साफ कर देना, है ना, या ये कर देना, खाना बना देना मेरे लिए, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपके घर का काम कर रही है, वो डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है। क्लॉज H, इंटरनल कमिटी मीन्स द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। हम सेक्शन 4 में देखेंगे इंटरनल कमिटी क्या होती है। क्लॉज I, लोकल कमिटी मीन्स द लोकल कंप्लेंट्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6। लोकल कमिटी को सेक्शन 6 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो हम उसको वहाँ देखेंगे। क्लॉज J, मेंबर। अब मेंबर कौन होते हैं? मेंबर का मतलब है मेंबर ऑफ द इंटरनल कमिटी और द लोकल कमिटी एज द केस में भी, चाहे लोकल कमिटी के मेंबर हो चाहे इंटरनल कमिटी के मेंबर हो, मेंबर कहलाए जाएंगे। क्लॉज K, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं उन्हें प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। क्लॉज L, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट कमिटी नॉमिनेटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4। सेम, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का जो हेड होता है उसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, और उसको सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। क्लॉज M, रिस्पोंडेंट। अब रिस्पोंडेंट कौन होता है? Respondent means a person against whom the aggrieved woman has made a complaint under section 9। सेक्शन 9 में aggrieved woman ने जिस रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट की एलिगेशन लगाई है वो रिस्पोंडेंट माना जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो क्लॉज आपका G, क्लॉज G में हमने एम्प्लॉयर देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्लॉज H में इंटरनल कमिटी, क्लॉज I टॉक्स अबाउट लोकल कमिटी, क्लॉज J, मेंबर, क्लॉज K, प्रिस्क्राइब्ड, क्लॉज L, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड क्लॉज M इज रिस्पोंडेंट। अब आते हैं क्लॉज N।
क्लॉज एन को हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, हम क्लॉज एन को सेक्शन 3 के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। तो इसको जब हम सेक्शन 3 नेक्स्ट वीडियो में जब हम सेक्शन 3 को कवर करेंगे तो वहीं पे हम पहले क्लॉज एन की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम स्किप कर रहे हैं। अब आते हैं वर्क प्लेस की डेफिनेशन में, क्लॉज ओ। वर्क प्लेस क्या हो, वर्क प्लेस किसको माना गया है, ठीक है। इस डेफिनेशन को भी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन बनाई है, बहुत वाइड स्कोप है इस डेफिनेशन का। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें वर्क प्लेस में इंक्लूडेड है। वर्क प्लेस इंक्लूड सब क्लॉज 1, एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट विच इज एस्टेब्लिश्ड, यानी इनमें से कोई भी जिसको स्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया है, ओन्ड, कंट्रोल्ड और होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आती हैं, ठीक है। तो वो वर्क प्लेस माना जाएगा। और या फिर किसके द्वारा ये सब एस्टेब्लिश, ओन्ड, कंट्रोल्ड और होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस किया जा रहा है, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर कॉरपोरेशन और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इन इस सिचुएशन में क्लॉज 1 में सारी की सारी आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, आपके यूनिट, ऑफिस, इंस्टीट्यूशन सबको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जो भी वर्क प्लेस जिसको स्टेब्लिश किया गया है, कंट्रोल्ड किया जा रहा है, ओन्ड कर रही है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या फिर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, कॉरपोरेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो आपकी वर्क प्लेस मानी जाएगी, ठीक है। क्लॉज 2, एनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात आ रही है। क्लॉज 1 में गवर्नमेंट सेक्टर की बात की गई है, क्लॉज 2 में आपके प्राइवेट सेक्टर को लेके आया गया है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और अ प्राइवेट वेंचर, अंडरटेकिंग, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट और सर्विस प्रोवाइडर, कैरिंग ऑन कमर्शियल, प्रोफेशनल, वोकेशनल, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंटल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ सर्विसेज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, सप्लाई, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विसेज। कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई भी प्राइवेट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, सोसाइटी है, प्राइवेट सोसाइटी, प्राइवेट ट्रस्ट है, वो सब आपके वर्क प्लेस माने जाएंगे, ठीक है। चाहे वो प्रोडक्शन का काम कर रही हैं, सप्लाई का काम कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है, सेल का काम कर रही है, या फिर आपके सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। क्लॉज 3, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स। हॉस्पिटल्स को भी वर्क प्लेस माना गया है, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल पे भी तो आके काम ही किया जाता है ना। नर्सिंग होम्स को वर्क प्लेस माना गया है। क्लॉज 4, एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कंपटीशन और गेम्स वेन्यू है, वेदर रेसिडेंशियल और नॉट, यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ रिलेटिंग देयर टू। कोई भी आपका स्पोर्ट्स का रिलेटेड स्टेडियम है, वेन्यू है जहाँ पे जिस दिन कंपटीशन होना है, ठीक है, या फिर आपका कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे सारे स्पोर्ट्स होते हैं, तो वो सब वर्क प्लेस हैं। आप तो खेलने जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे साफ़ सफाई करना, ठीक है, वहाँ उसको मेंटेन करके रखना, उसके लिए तो आपको लोग चाहिए होंगे ना जो आपके वहाँ पे आके काम करे, तो उनके लिए तो वो वर्क प्लेस ही माना जाएगा, है ना। क्लॉज 5, any place visited by the employee arising out of or during the course of employment, including transportation by the employer for undertaking such journey। अब ये क्या कहता है, देखो, सिर्फ वर्क प्लेस को 4 दीवारी में या एक बिल्डिंग में समेट के नहीं रखा गया है। वर्क प्लेस को आप वो भी मानो, वर्क प्लेस को उसे भी वर्क प्लेस माना जाएगा जब आप अपने ऑफिस को छोड़ के, मान के चलो आप अपने वर्क प्लेस को छोड़ के आप मीटिंग करने दूसरे वर्क प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है, या फिर आपका काम ही ऐसा है कि आपको विजिट करना पड़ता है जगह जगह, है ना, दूसरे ऑफिसेस में, तो वो भी वर्क प्लेस माना जाएगा। इंक्लूड इसमें ट्रांसपोर्टेशन को भी किया गया है। मतलब मान के चलो क्या होता है कि कैब लगा दी जाती है फॉर दी सेफ्टी और फॉर कन्वीनियंस। जो कंपनीज होती हैं या फिर आपने देखा होगा सर्विस सेंटर्स होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, वो कैब लगा देते हैं कि आपके घर से आपको पिक करेंगे और सीधा ऑफिस में उतारेंगे। अगर उस दौरान आपके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट होता है तो वो भी वर्क प्लेस माना जाएगा, क्योंकि आप जा तो अपने काम पे रहे हो ना, आप अपने घर पे थोड़ी बैठे हो, ठीक है। तो उसको भी इंक्लूड किया गया है ताकि कल को कोई भी एम्प्लॉयर ये ना कह दे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट मेरे ऑफिस में नहीं हुआ है। नहीं,
आप ये बात नहीं कह सकते हो, आपके काम से वो अब बाहर गई है, ठीक है। तो इसीलिए उस जगह को भी या उस प्लेस को भी आप क्या मानेंगे, वर्क प्लेस मानेंगे। क्लॉज 6, अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, ड्वेलिंग प्लेस और हाउस को भी वर्क प्लेस माना गया है, ठीक है। आपके लिए घर है, आप रहते हो, लेकिन जो आपके घर में काम करने आएगी महिला, उसके लिए वो वर्क प्लेस होगा, क्योंकि वो तो काम करने आ रही है, वो रहने थोड़ी आ रही है, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्लॉज पी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। देखो, इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस के रिलेशन में ये बात की जा रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है कोई भी एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल ने उसको ओन्ड करता है ना, ओनर है उस बिजनेस का, या फिर कोई छोटी शॉप है उसका, ठीक है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, ठीक है, and engaged in the production or sale of goods or providing services of any kind whatsoever, and where the enterprise employs workers, the number of such workers is less than 10। इसको हाईलाइट कर लीजिए, नंबर 10 को। कहने का मतलब ये है, कोई भी छोटा बिजनेस, कोई शॉप है, कोई छोटा बिजनेस है, जैसे आपने देखा होगा कुछ महिला इकट्ठी होकर पापड़ बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है, तो वो जहाँ पे 4 ही लोग हैं, 5 ही लोग हैं, या 10 से कम लोग हैं, 10 लोग हैं या 10 से कम लोग हैं, उस सिचुएशन में उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा गया है, ठीक है। इसका हम जब लोकल कंप्लेंट कमेटी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको कि ये क्यों अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये थी अभी तक की हमारी सारी डेफिनेशंस सेक्शन 2, और सारी डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट है। क्लॉज नंबर तक पूछा जाता है कि आपका एम्प्लॉय कौन से क्लॉज में डिफाइंड है बताइए, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। इवन जब आप मेंस का भी अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो और अगर आपसे इनमें से पूछ लिया कि एम्प्लॉयर कौन होता है, तो यू शुड हैव मेंशन द क्लॉज नंबर ऑफ दैट एक्ट, है ना। तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, किसी भी डेफिनेशन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो इजीली आपको क्लॉज नंबर्स हैं वो याद हो जाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम सेक्शन 3 को पढ़ेंगे, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट बताता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है। क्लॉज एन को देखेंगे जिसमें डिफाइन किया गया है सेक्सुअल हैरेसमेंट को, और सेक्शन 3 बात करता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट को, कि कैसे रोका जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट को। तो इन डेफिनेशंस और आगे के सेक्शंस को हम कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर की, ताकि वो भी इन वीडियो का बेनिफिट उठा सके, ठीक है, और अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।